सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मली जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी खास बात यह है कि वो होते हैं बायकॉन्केव डिस्क लाइक। ये रेड ब्लड सेल्स की शेप है आपके पास बायकॉन्केव डिस्क लाइक। इन रेड ब्लड सेल्स पे जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वो होता है हीमोग्लोबिन ए। ठीक है, मुझ में आप पे नॉर्मल इंसानों में अल्हम्दुलिल्लाह हीमोग्लोबिन ए मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ए जो है उसके अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? वो होती है ये जो लिखने जा रहा हूं, वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसीन। वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन। ठीक है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन ए जो है उसकी सीक्वेंस आपको यह मिलेगी। ठीक है, वैलिन अमाइनो एसिड के बाद हिस्टीडीन जुड़ा होता है, हिस्टीडीन के बाद ल्यूसीन जुड़ा होता है, ल्यूसीन के बाद थ्रियोनीन जुड़ा होता है, थ्रियोनीन के बाद प्रोलीन जुड़ा होता है, प्रोलीन के बाद ग्लूटामिक एसिड, फिर ग्लूटामिक एसिड पे लाइसीन। और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होती है, ये सीक्वेंस मुसलसल रिपीट होती है। ठीक है, ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये सीक्वेंस आगे जो है वो मुसलसल रिपीट हो रही होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड की ये जो सीक्वेंस है ये मुसलसल रिपीट हो रही है। अगर आप गौर से सुनिएगा, जो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन ए नहीं होता बल्कि हीमोग्लोबिन एस होता है। ये देखें, शुरू में उनके रेड ब्लड सेल्स बायकॉन्केव ही होते हैं, इनमें क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन एस मौजूद। अब इनके रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन एस होने की वजह से कैसी शक्ल के हो जाते हैं? सिकल शेप के हो जाते। ठीक है, सिकल शेप के हो जाते। सिकल किसे कहते हैं? एक घास काटने का आला होता है, माली वगैरह जिससे घास काटते हैं, तो उसके आले की जो शेप होती है वो होती है सिकल शेप। ठीक है, तो उनके रेड ब्लड सेल्स आमतौर पे अगर घूम रहे होते हैं तो बायकॉन्केव ही होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये लोग ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं तो इनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बायकॉन्केव नहीं रहते बल्कि वो सिकल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, उनके रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के हो जाते हैं। अब जब ये सिकल शेप के रेड ब्लड सेल्स जो है छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं तो रेड ब्लड सेल, सिकल शेप रेड ब्लड सेल जल्दी टूट जाते हैं, और टूटने पे क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो ये क्या सफर करते हैं? ये एनीमिया सफर करते हैं। ठीक है, दे सफर व्हाट? दे सफर एनीमिया एक्चुअली। ठीक है, ये दरअसल एनीमिया सफर करते हैं। So this condition is said to be what? This condition is said to be sickle cell anemia. ठीक है, इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया का नाम दें।
अब इनमें मसला क्या होता है, इनमें मसला ये होता है कि जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसमें देखें वैलिन अपनी जगह पर है, हिस्टिडीन अपनी जगह पर है, ल्यूसीन अपनी जगह पर है, थ्रियोनिन अपनी जगह पर है, प्रोलीन अपनी जगह पर है। इस पहले वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, इस पहले वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। ये वाला ग्लूटामिक एसिड अपनी जगह पर होता है, ठीक है। वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन। इस पहले वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। ठीक है, आप जरा गौर करें कि जो राइबोसोम काम कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड, आप जरा गौर करें कि अमाइनो एसिड भी जो नया आया है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, वो ऑलरेडी उसके अंदर होता ही है, उसकी चेन में होता ही है। ऊपर देखें वैलिन है, लेकिन उसकी बस जगह चेंज हो गई कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। जब आप बताएं रेड ब्लड सेल अब बाइकॉन्केव नहीं रहेंगे, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होने पर ये जो रेड ब्लड सेल्स होंगे ये सिकल शेप के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होंगे ये सिकल शेप के हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेड टू बी सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया। ठीक है, चलें। अब इसके बाद आगे कंसीक्वेंसेस बताता हूँ क्या होता है, जरा नोट करें जरा।
ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर। बेटा सिकल सेल एनीमिया में कुछ डिटेल्स आपको और बता रहा हूं। देखें, ये जो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक रेड ब्लड सेल्स थे, ये हमारे जिस्म में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ये वाले रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर बआसानी गुजर जाते। लेकिन अगर सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स होंगे, लेकिन अगर सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स होंगे तो सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स होने पर आपके पास ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं ये उसको ब्लॉक कर देती। ठीक है, ये सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स जो है, ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं ये उसको ब्लॉक कर देती। जब ये उसको ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक करने पे क्या होता है, ब्लॉक करने पे ये होता है कि कुछ और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एनीमिया की नहीं, उसके अलावा और भी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो गई हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उससे मुराद है आपके पास के पर्सन जो है वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, पर्सन जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पर्सन जो है वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा। इसके अलावा हेमरेज हो सकता है। ठीक है, हेमरेज हो सकता है। जब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, ब्लॉक होने की वजह से हेमरेज हो सकता है। अच्छा, स्प्लीन एनलार्जमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स हैं, सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स होने की वजह से स्प्लीन क्या करेगी, ऐसी रेड ब्लड सेल्स को पकड़ लेगी। और जब ऐसी रेड ब्लड सेल्स को स्प्लीन पकड़ लेगी तो होगा क्या, स्प्लीन जो है वो लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज। ठीक है, देयर विल बी द स्प्लीन एनलार्जमेंट। ठीक है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाएगी। चलें, तो ये सारे मसले मसाइल आपको मिलेंगे किसके अंदर, ये सारे मसले मसाइल आपको मिलेंगे सिकल सेल एनीमिया वाले मरीजों में। ठीक है, ये सारे मसले मसाइल मिलेंगे आपके पास सिकल सेल एनीमिया वाले मरीजों में। चलें, अच्छा एक चीज मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बता दूं एनीमिया की। कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन एनीमिया, एनीमिया की डेफिनेशन है डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, या दो लफ्जों में डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये एनीमिया की डेफिनेशन। डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एनीमिया।
ठीक है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कॉल्ड एनीमिया। चलिए, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। आप जरा अपना जहन दौड़ाएं, मैंने आपसे कहा था कि ग्लूटामिक एसिड बैलेंस से रिप्लेस हो गया। अच्छा, मुझे बोर्ड मिटाना है, जगह मुझे चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, इतना नोट करें अगर नोट करना है आपने। चलें, अब आप लोग अपने जहन में रिकॉल कर लें कि वैलिन के कोड्स क्या हैं, ग्लूटामिक एसिड के कोड्स क्या हैं। वैलिन के जो कोड्स हैं, ग्लूटामिक एसिड, ये देखें, कल मैंने आपको पॉइंट आउट करवाया कि सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का फर्क, आप जरा गौर करें, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का फर्क है, यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर मेरे और आपके नॉर्मल इंसानों के मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर ए मौजूद है, तो जो लोग सिकल सेल एनीमिया सफर कर रहे हैं, तो उस ए की जगह क्या आ जाएगा, उस ए की जगह यू आ जाएगा। ठीक है, उस ए की जगह जो है वो यू आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाएगा, किससे, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाएगा वैलिन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, वैलिन अमाइनो एसिड आ जाएगा। चलें, अब आप जरा गौर करें, एक नाइट्रोजनस बेस अगर गलत हो जाए तो उससे कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। आपके जहन में आएगा, सर मैसेंजर आरएनए क्यों गलत था, क्योंकि डीएनए गलत था, डीएनए की म्यूटेशन हो गई थी। ठीक है, इंशाल्लाह इसी चैप्टर के आखिर में आप पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज करती हैं। म्यूटेशन को डिफाइन इसी तरह से करते हैं, जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन इज द जेनेटिक चेंज। ठीक है, हम म्यूटेशन को डिफाइन इसी तरीके से करते हैं।
चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ये हो गई बात आपसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इस टॉपिक को मैंने आपको बेटा डिटेल में इसलिए इतना बताया है कि आगे जाके इंशाल्लाह जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे प्लियोट्रॉपी और दूसरे कहाँ चीज़ें आ रही होंगी, आपने यहाँ पे जितनी बातें सुनी है उनको वहाँ पे अप्लाई करने में आसानी होगी। इसी तरह आपको जो म्यूटेशन का टॉपिक है, यहाँ पे मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया कि आपको म्यूटेशन का टॉपिक पढ़ाने में आसानी होगी। आपसे कोई कोड वगैरह के बारे में ऐसा सवाल नहीं कर रहे, लेकिन मुझे आगे म्यूटेशन समझाना आसान होगा कि भाई एक बीच में एक नाइट्रोजनस बेस गलत हो गई तो आप सोचें इतनी बड़ी बीमारी हो। और स्टूडेंट्स के जहन में एक बात आती है, और जो बात आती है वो आती है सर आप देखें ऊपर वैलिन ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आ गया तो क्या बड़ा मसला हो गया। तो मैं आपको बताऊं, इस एक वैलिन के बीच में आ जाने से उसका जो चार्ज होता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, जो चार्ज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से, उस चार्ज की वजह से रेड ब्लड सेल्स की शक्ल बाइकॉन्केव नहीं रह पाती ज्यादा देर। अगर साउथ अफ्रीका के अंदर कोई मरीज एनीमिया के साथ अगर आता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में अगर कोई मरीज एनीमिया के साथ आता है तो वो जो मरीज है उसको एक्सक्लूड करवाना बहुत जरूरी है कि कहीं उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होगी। ठीक है, उसको सिकल सेल एनीमिया एक्सक्लूड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होगी। ठीक है, चलें। उसके बाद आइए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात हो गई। सिकल सेल एनीमिया के बाद अगला डिसऑर्डर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके पास फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अगला डिसऑर्डर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके पास फिनाइल कीटोन यूरिया। So next to it is going to tell you about phenyl ketone urea. जब आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में सिकल सेल एनीमिया में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात की गई होगी, तो वो चैप्टर दूर नहीं है। अगला ही चैप्टर इंशाल्लाह होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाली बात आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो जरा डिटेल में बताना होगा, इसलिए आपसे यहाँ पे बात नहीं की, वो बगैर उसके समझ में नहीं आएगी। फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में आपसे बात करूं, सबसे पहले इस नाम पे गौर करें। अगर आप नाम पे गौर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। अगर तो आप नाम पे गौर कर लीजिए। लफ्ज है फिनाइल। फिनाइल का वर्ड आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं, कल आपने अमाइनो एसिड का चार्ट सुना था। वो अमाइनो एसिड का जो चार्ट है उसमें आपने फिनाइल एलानाइन का नाम सुना है। अच्छा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हम बाहर से लेते हैं और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है,
कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हम बाहर से लेते हैं और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं। फिनाइलएलानीन एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो हम बाहर से लेते हैं। कोई इंसान मिल्क ले तो मिल्क के प्रोटीन्स में फिनाइलएलानीन होता है। कोई अंडा खाए तो उस अंडे के प्रोटीन्स में फिनाइलएलानीन अमाइनो एसिड मौजूद होता है। कोई मछली खाए तो उसके अंदर फिनाइलएलानीन मौजूद होता है। ठीक है, तो फिनाइलएलानीन आपके पास एक कॉमनेस्ट, ठीक है, एक कॉमनेस्ट अमाइनो एसिड है जो हम बाहर से जो चीजें खाते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है। ठीक है, बाहर से जो हम चीजें खा रहे हैं उससे हमें मिल जाता है। मैंने आपसे कहा नाम पे गौर करें, फिनाइल कीटोन, और फिर उसके आगे लिखा हुआ यूरिया, URIA। URIA, यूरिया स्टैंड्स फॉर यूरिन। ये वो वाला यूरिया नहीं है, UREA वाला यूरिया, ये वो यूरिया नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉर द यूरिन, URINE, यूरिन। ठीक है, इससे मुराद है आपके पास यूरिन। अब फिनाइल कीटोन यूरिया के का लफ्जी मतलब अगर तर्जुमा में करूं तो तर्जुमा बनेगा फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन। ठीक है, इसका तर्जुमा बनेगा फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन। ठीक है, कि फिनाइल कीटोन जो है वो यूरिन में आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में टॉपिक में डिटेल में बात करनी है। बस मैं एक छोटी सी बात करके बात खत्म करूंगा। देखिए, अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइलएलानीन। मैंने मिल्क पिया तो मिल्क के प्रोटीन्स में फिनाइलएलानीन मौजूद है। एक नॉर्मल इंसान में ये फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने टायरोसिन का नाम पीछे सुना हुआ है कि वो भी एक अमाइनो एसिड है। जो लोग फिनाइल कीटोन यूरिया सफर करते हैं उनमें फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, उनमें फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों कन्वर्ट नहीं होता? क्योंकि इनके पास इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए उनके पास एंजाइम नहीं होता। यहां पे एंजाइम है, उसका नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। एक आम इंसान के अंदर जब हम अपनी डाइट में ये लेते हैं तो वो बॉडी में टायरोसिन अमाइनो एसिड बना देता है। लेकिन जिसके पास ये एंजाइम नहीं है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, चलो इसको इतना नोट कर लें।